गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। अब हमें मेजर 4 क्लासिफिकेशन पढ़नी है एलिमेंट्स की, तो उसको करने से पहले आप सबसे पहले ये समझ लीजिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है। अब एट प्रेजेंट हमें 115 एलिमेंट्स के आसपास पता है। अब इन 115 एलिमेंट्स की अगर हमें प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना हो तो वो काफ़ी मुश्किल है। अब अगर मान लीजिए आप उनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, एक पर्टिकुलर ग्रुप में एलिमेंट्स कौन से होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उस केस में हमें 115 एलिमेंट्स की अलग अलग स्टडी ना कर उन ग्रुप्स की स्टडी को करना पड़ेगा, और उन ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बाय क्लासीफाइंग द एलिमेंट्स हम क्या करते हैं, उनकी स्टडी को एक तो सिंपल बना देते हैं और दूसरा सिस्टमेटिक बना देते हैं। अगर आप हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद करने बैठ जाओगे, 115 के 115 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी याद करोगे तो उसमें काफ़ी दिक्कत आएगी। उसकी वजह हम क्या करते हैं, उनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करते हैं, याद कर लेंगे। क्लियर है? और ये पता कर लेंगे कि उस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक पर्टिकुलर ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब देखिए सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो डोबर्नियर ने दिया था इन 1829। डोबर्नियर एक जर्मन केमिस्ट थे और उन्होंने 1829 में क्लासिफिकेशन दिया था, और उस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं डोबर्नियर्स ट्राइड। उसे हम बोलते हैं डोबर्नियर्स ट्राइड। देखिए इन द ईयर 1829 अ जर्मन केमिस्ट डोबर्नियर ऑब्जर्व दैट सर्टेन एलिमेंट्स हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड he could put them together in a group of 3 elements each. These groups of 3 elements were called triads. All the 3 elements of a particular triad had similar chemical properties. देखिए 1829 में एक जर्मन केमिस्ट थे, उनका नाम था डोबर्नियर। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ एलिमेंट्स जो है उनकी प्रॉपर्टी जो है आपस में मैच हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से 3 एलिमेंट्स की क्या की, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को क्या किया, कैटेगराइज कर लिया। मतलब उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स रखे और तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी, सिमिलर थी, मतलब सेम थी। अच्छा, यही जो 3 का ग्रुप था उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायड बोलते हैं। 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रायड बोलते हैं। अच्छा, और एक ट्रायड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सिमिलर क्या थी बच्चों, उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी थी। अच्छा, अब देखिए डोबर्नियर जो था, डोबर्नियर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मास। देखिए डोबर्नियर जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, और उन्होंने क्या किया था, रिलेशनशिप दी थी किस किस के बीच में, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मास के बीच में। अब देखिए उनका जो रूल था वो आप पहले समझ लीजिए। According to the Dobernier's law of triads, when elements are arranged in order of their increasing atomic masses, group of 3 elements having similar chemical properties are obtained. देखिए ये रूल कहता है जब भी हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसकी इसमें ग्रुप बनता है कितने का, 3 एलिमेंट्स का, और उन 3 एलिमेंट्स का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइड्स बोलते हैं। और उस ट्राइड के अंदर जितने भी तीनों एलिमेंट्स होंगे उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। क्लियर है? द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइड बीइंग इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। तो देखिए ये रूल ये कहता है जब भी आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो उस किस में क्या होता है, 3 एलिमेंट्स का क्या बनता है, ग्रुप बनता है, और उन तीनों की जो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, सेम होती है। अच्छा, उसके अंदर जो 3 एलिमेंट्स होंगे उसमें मान लीजिए ये 3 एलिमेंट्स हैं A B C, तो इस केस में
इन दोनों का जो एटॉमिक मास होगा उसका अर्थमेटिक मीन जो होगा वो इसका एटॉमिक मास होगा। क्लियर है? सबसे पहले हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास क्या करना है, अरेंज करना है। तो उस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली तीन तीन एलिमेंट्स के क्या होंगे, ग्रुप बनेंगे। उस तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइड बोलते हैं। और तीनों एलिमेंट जो एक पर्टिकुलर ट्राइड के अंदर होंगे उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अच्छा, नेक्स्ट, वो जो तीन एलिमेंट्स हमने एक ट्राइड के अंदर रखे हैं उनके एटॉमिक मास का क्या रिलेशनशिप होगा, उसमें पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो बीच वाले का एटॉमिक मास होगा। क्लियर है? मतलब इसका एटॉमिक मास ले लीजिए, इसका एटॉमिक मास ले लीजिए, उनका अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज निकाल दीजिए तो वो बीच वाले का एटॉमिक मास आ रहा होगा। तो बच्चों ये है डोवर्नियर ट्राइड। अब देखिए सबसे पहला जो उनका ट्राइड था वो था द एल्कली मेटल ग्रुप। सबसे पहला जो ट्राइड था वो क्या था उनका बच्चों, एल्कली मेटल ग्रुप। देखिए उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त नोन थे उनको इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज किया। तो उन्होंने देखा तीन तीन का ग्रुप बन रहा था, तीन तीन एलिमेंट्स का क्या बन रहा था, ग्रुप बन रहा था। उस ग्रुप को उन्होंने ट्राइड का नाम दिया। और उस ट्राइड के अंदर तीनों एलिमेंट्स जो थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी। और पहले और तीसरे का जो एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन था वो बीच वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास के बराबर होता था। अब देखिए इस तरीके से उन्होंने तीन ट्राइड्स बनाए थे। तीन ट्राइड्स बोल लीजिए या तीन ग्रुप बोल लीजिए, सही है। तो सबसे पहला जो ग्रुप उन्होंने बनाया था उसे बोलते हैं एल्कली मेटल ग्रुप। द एलिमेंट्स lithium, sodium and potassium have similar chemical properties and form a triad। देखिए जो उनका सबसे पहला एल्कली मेटल ग्रुप था उसके अंदर तीन एलिमेंट थे, एक था लिथियम, एक था सोडियम और एक था पोटेशियम। और इन तीनों की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, इसीलिए ये तीनों की तीनों मिलाकर क्या बनाते थे, ट्राइड बनाते थे। अब इनकी कौन सी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, पहला ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल। पहली केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि तीनों की तीनों जो है यहाँ पर मेटल है। दूसरा ऑल ऑफ देम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एल्कलीज एंड हाइड्रोजन गैस। और तीनों की तीनों जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एल्कलीज बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए नेम क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कली मेटल ग्रुप भी बोलते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी इनकी सेम थी, ऑल ऑफ देम हैव अ वैलेंसी ऑफ 1। इन तीनों की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तीनों की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। तो देखो ये तीन पॉइंट्स ये शो करते हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की क्या है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। इसीलिए डोवर्नियर को इनको एक ट्राइड के अंदर क्या किया था, इंक्लूड किया था। जो उनका पहला ट्राइड था उसके अंदर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों एलिमेंट्स उन्होंने कंसीडर किए थे। और इस ट्राइड को या ग्रुप बोल लीजिए, उसको बोलते हैं एल्कली मेटल ग्रुप। इस ट्राइड को क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कली मेटल ग्रुप। अब देखिए, सो ड्यू टू द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज द एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम वर पुट इन वन ग्रुप कॉल एल्कली मेटल ग्रुप और एल्कली मेटल फैमिली। क्लियर है? और ये तीनों की तीनों मिलाकर क्या बनाते थे बच्चों, डोवर्नियर ट्राइड बनाते थे। अब देखिए दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा था, डोवर्नियर का जो रूल था कि यहाँ पर जो तीन एलिमेंट्स हम इंक्लूड कर रहे हैं ट्राइड के अंदर वो इस तरीके से होंगे ताकि पहले और तीसरे का एटॉमिक मास का जो अर्थमेटिक मीन है वो कौन आए, बीच वाले का आए। तो यहाँ पर देखिए लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है, 39। अब इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे हम, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 46/2 डेट मीन्स 23। तो देखिए 23 किसका एटॉमिक मास होता है, वो होता है सोडियम का। तो इसका मतलब ये कंफर्म करता है कि ये तीनों की तीनों डोवर्नियर का ट्राइड बनाते हैं। पहला, इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। कैसे, पहली प्रॉपर्टी तीनों की तीनों मेटल है। दूसरी प्रॉपर्टी, जब भी आप इनको वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये एल्कलीज और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं तीनों के तीनों। और तीसरा, तीनों की वैलेंसी 1 है। क्लियर है? तो ये शो करते हैं तीनों पॉइंट के तीनों की सेम केमिकल प्रॉपर्टी है।
तो इसका मतलब इन तीनों की ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। दूसरा उनका क्राइटेरिया ये था कि पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो बीच वाले का एटॉमिक मास होगा, वो भी देखिए यहाँ पर फॉलो हो रहा है। क्लियर है? तो ये जो था पहला डोबर्नियर का ट्रायड था। डोबर्नियर ने टोटल 3 ट्रायड्स मतलब 3 ग्रुप्स बनाए थे। उसमें सबसे पहला था एल्कली मेटल ग्रुप। अब देखिए दूसरा था एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। दूसरा जो ट्रायड था उनका वो था एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। अब इसमें देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इसमें सबसे पहला एलिमेंट था कैल्शियम, दूसरा था स्ट्रोंटियम और तीसरा था बेरियम। अब देखिए इनकी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करती थी, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। पहला, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मेटल, ये तीनों की तीनों क्या है, मेटल्स हैं। दूसरा, द ऑक्साइड्स ऑफ ऑल ऑफ देम आर एल्केलाइन इन नेचर। अब इन तीनों के जो ऑक्साइड्स हम बनाते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एल्केलाइन होते हैं नेचर में, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव अ वैलेंसी ऑफ 2, और इन तीनों की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। तो ये तीनों पॉइंट्स ये शो करते हैं कि इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। इसलिए कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम को हमने एक ग्रुप में रखा था। सही, डोबर्नियर ने इन तीनों को एक ग्रुप में रखा था। अच्छा, अब देखिए दूसरा पॉइंट भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 40, और बेरियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 137। अब हमें क्या करना है, इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, बाई 2 कर देते हैं, तो ये आएगा 177/2, तो ये आ गया 88.5। तो देखिए ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, ये एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंटियम के बराबर है। तो डेट मीन्स कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम तीनों की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट, कैल्शियम और बेरियम का जो एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन है वो किसके बराबर है, लगभग वो स्ट्रोंटियम के एटॉमिक मास के बराबर है। इसलिए ये तीनों के तीनों दूसरा डोबर्नियर का ट्राइड बनाते हैं। सही, ट्राइड बोल लीजिए या ग्रुप बोल लीजिए, एक ही बात है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप भी बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है थर्ड था हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ट्राइड। अब देखिए इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इसमें सबसे पहला एलिमेंट था क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। अब देखिए इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो मैच करती हैं। सबसे पहले देखिए जो थर्ड ग्रुप था, थर्ड जो ट्राइड था, उसे हम क्या बोलते हैं, हेलोजन, हेलोजन ग्रुप। तो इसमें देखिए इनकी इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड थे, एक तो क्लोरीन था और एक ब्रोमीन था और तीसरा क्या था, आयोडीन था। अब देखिए सबसे पहला, ऑल दीज 3 एलिमेंट्स, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स क्या है, नोन मेटल्स हैं। दूसरा, ऑल दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड, ये तीनों के तीनों जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। ऑल दीज एलिमेंट्स हैव अ वैलेंसी ऑफ 1, और तीनों की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो देखिए ये तीनों पॉइंट्स ये शो करते हैं कि इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। अब देखिए दूसरा एटॉमिक मास वाला पॉइंट भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5, और आयोडीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 127। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, 162.2। क्लियर है। अच्छा, इनकी एवरेज आप कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड कर बाई 2, डेट मीन्स ये आ जाएगा 81.1। तो ये किसके नियर अबाउट है, ये ब्रोमीन के एटॉमिक मास के नियर अबाउट है। एग्जैक्ट तो नहीं है मगर नियर अबाउट है। क्लियर है। तो डेट मीन्स ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, और यहाँ पर पहले और तीसरे के
एटॉमिक मास की जो एवरेज है वो किसके बराबर है, बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर है। तो इसका मतलब ये डोबर्नियर का ट्राइड फॉर्म करते हैं। और ये कौन सा ट्राइड था, ये थर्ड ट्राइड था जिसे हम हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों डोबर्नियर ने टोटल 3 ट्राइड्स दिए थे और 9 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया था, क्लासीफाई कर दिया था। तो बच्चों आपको इन तीनों के नाम जरूर याद कर लेने हैं। अब देखिए इसके बाद आता है लिमिटेशंस क्या थी डोबर्नियर ट्राइड्स की, उसको हमने आगे जाकर क्यों रिजेक्ट कर दिया। सबसे पहला, इट फेल टू अरेंज ऑल द देन नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स नोन थे डोबर्नियर उन सबको ट्राइड्स में डिवाइड नहीं कर पाया था। वो केवल 9 एलिमेंट्स को ही 3 ट्राइड्स में कैटेगराइज कर पाया था। मतलब उन्होंने ऐसे सिर्फ 9 एलिमेंट्स को 3 ट्राइड्स के अंदर क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, मतलब डिवाइड किया था। बाकी के एलिमेंट्स का वो ट्राइड्स नहीं बना पाए थे। मतलब उस वक्त जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उनमें से जो 9 एलिमेंट्स थे वही इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको फॉलो कर रहे थे, बाकी कोई भी एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा था। इसलिए उनका जो लॉजिक था, उनका जो रूल था, बाद में जाकर लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर भी हम इसको पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये पहला अटेम्प्ट था फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा लॉजिक आप ये भी कह सकते हैं कि जो उन्होंने कहा था कि पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन जो होगा वो बीच वाले का एटॉमिक मास होगा, वो भी एग्जैक्ट नहीं था, वो भी क्या था, अप्रॉक्सीमेट था। आपने थर्ड वाले में और सेकंड वाले में देखा होगा वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, वो क्या आ रहा था, अप्रॉक्सीमेट आ रहा था। इन 2 कारणों के कारण हमने डोबर्नियर ट्राइड को लोगों ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो बच्चों इस डोबर्नियर ट्राइड में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको ईयर याद करना है, दूसरा इसका रूल क्या था, और तीसरा कौन कौन से एलिमेंट्स इनके ट्राइड्स के अंदर इंक्लूड थे, और फोर्थ इसकी लिमिटेशन क्या थी। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, पहला था डोबर्नियर ट्राइड और दूसरा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखिए इन 1864 में न्यूलैंड्स अरेंज्ड द then known elements in the order of increasing atomic masses and found that the property of every 8th element are similar to the property of the first elements। देखिए उन्होंने क्या किया, उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन सबको क्या किया, इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज कर दिया, और उन्होंने ये देखा हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पहले वाले से मैच हो रही है। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने किया क्या था, उन्होंने 1864 में जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त नोन थे उनको इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज कर दिया था। और फिर उन्होंने ये फाउंड किया, ये देखा कि हर 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पहले एलिमेंट से मैच कर रही है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अब ये रूल क्या होता है, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the order of increasing atomic masses, the properties of the 8th element are a repetition of the property of the first element। क्लियर है? तो देखिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये कहता है जब भी हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो उस केस में क्या होगा, हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो रिपीटेशन होगी, किसकी प्रॉपर्टी की, फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी के। अब देखिए दिस रिपीटेशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज जस्ट लाइक द रिपीटेशन ऑफ 8 नोट इन एन ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक, सो इट इज नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब देखिए इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखिए आपने म्यूजिक में सुर के बारे में सुना होगा, सही, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो उस केस में क्या होता है, हर 8वां जो लेटर होता है वो पहले का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। तो जिस तरीके से म्यूजिकल नोट्स के अंदर, सही है, हर 8वां लेटर जो होता है पहले से मैच करता है,
उसी तरीके से यहाँ पर हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो पहले वाले से मैच कर रही थी, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए ये उनकी क्लासिफिकेशन थी, इस तरीके से उन्होंने टेबल को क्या किया था, प्रिपेयर किया था। उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनको उन्होंने क्या था, इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास क्या किया था, अरेंज किया था। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सही, देन फ्लोरीन, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम। क्लियर है? देन सिलिकॉन। क्लियर है? अच्छा, अब आपको इसमें ना काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो है वो मिसिंग दिख रहे होंगे। वो आपको इसलिए मिसिंग दिख रहे हैं क्योंकि वो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप गिनते हैं, ये पहला एलिमेंट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ। अब उन्होंने कहा था ये जो एट्थ एलिमेंट होगा इसकी और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। सही, आप 8वां एलिमेंट लेंगे तो 8वां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो कौन से एलिमेंट से मैच करती होगी, वो पहले एलिमेंट से मैच करती होगी। अच्छा, अगर आप यहाँ से गिनना चालू करते हैं लिथियम से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, वो सोडियम से मैच करेगी। क्लियर है? अच्छा, अगर आप सोडियम को पहला मान के चलते हैं, देखिए अगर आप सोडियम को पहला मान के चलते हैं एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इस पोटेशियम की जो प्रॉपर्टी होगी किससे मैच करेगी, सोडियम से मैच करेगी। तो देखिए न्यूलैंड्स ने ये कहा था जब भी आप एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, एवरी 8th एलिमेंट जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो फर्स्ट से मैच करेगी। तो इसमें आप किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 8th एलिमेंट उसका देख लीजिए कौन सा होगा, उन दोनों की प्रॉपर्टी जो होगी वो मैच करती होगी। तो यहाँ पर देखिए सोडियम की प्रॉपर्टी पहले हमने चेक किया, लिथियम से मैच करती है, और फिर देखा पोटेशियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं किससे मैच करती है, सोडियम से मैच करती हैं। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो है सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ये आपने उसमें भी पढ़ा था बच्चों, डोबर्नियर ट्राइड में भी पढ़ा था, जो पहला था ट्राइड, उसमें कौन कौन से एलिमेंट थे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सही, तो इसका मतलब न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के अंदर आपको डोबर्नियर ट्राइड भी देखने को मिल जाता है। एक तो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दे ही दिया है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर न्यूलैंड्स ने कहा था जब भी आप एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज करेंगे तो हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो पहले वाले एलिमेंट से क्या करेगी, मैच करेगी। अब देखिए इसकी लिमिटेशन क्या क्या थी। देखिए सबसे पहले इसकी लिमिटेशन थी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली। देखिए इसकी जो प्रॉपर्टीज जब लोगों ने चेक की तो उन्होंने देखा ये जो रूल था वो केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। कैल्शियम के बाद कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जिसकी प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती हो। सही, कैल्शियम तक तो प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी। अगर आप कैल्शियम के बाद किसी भी एलिमेंट को चेक कर रहे थे, उस एलिमेंट को 8th लेकर फर्स्ट से मैच कर रहे थे, तो वो उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी। तो पहला ड्रॉबैक क्या था बच्चों, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था वो केवल कैल्शियम तक ही अप्लाई था, और कैल्शियम के बाद जो भी एलिमेंट्स आते थे उनकी प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रही थी। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट did not possess the properties similar to that of the first element. Thus, Newland's law of octaves work well with the lighter elements only. इसका मतलब Newland's law of octaves केवल lighter elements के ही applicable था। अच्छा देखिए दूसरा था, न्यूलैंड्स को ये लगा था कि उस वक्त केवल 56 एलिमेंट्स नोन थे,
नेचर में। तो उस वक्त उनको ये लगा कि इसके अलावा कोई भी एलिमेंट आगे डिस्कवर नहीं होगा। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि नए एलिमेंट्स भी कभी डिस्कवर हो सकते हैं या होते होंगे। तो इस कारण हुआ क्या, जब नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो उनको जो न्यूलैंड्स की टेबल थी उसके अंदर जगह नहीं मिल पाई, इसलिए भी इसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए थर्ड था, इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट्स इनटू टेबल न्यूलैंड्स पुट even two elements together in one slot and that too in the column of the unlike elements having very different properties। देखिए अब न्यूलैंड्स ने अपनी टेबल के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को फिट करने के लिए उस वक्त जो नोन थे उन्होंने क्या किया, कई जगह एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट्स को क्या करा, प्लेस कर दिया। क्लियर है? और वो भी किस कॉलम में, उस कॉलम में जिसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उन दोनों से बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। जैसे कि द टू एलिमेंट्स कोबाल्ट और निकिल, इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकिल को एक ही स्लॉट में प्लेस कर दिया। क्लियर है? और उस कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स थे वो इन दोनों से मैच नहीं करते थे। उनके कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, उनके कॉलम के अंदर एलिमेंट्स आते हैं और ये इनसे बिल्कुल अलग है। क्यों? ये तीनों की तीनों क्या है, नॉन मेटल है और ये क्या है, मेटल्स है। क्लियर है? अच्छा अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या था, आयरन एलिमेंट विच रिसेंबल्स विद कोबाल्ट एंड निकिल एलिमेंट इन प्रॉपर्टीज वाज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। अब देखिए कोबाल्ट और निकिल जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है आयरन से मैच करती है, मगर जब आप इनकी पोजिशनिंग देखेंगे किसमें, न्यूलैंड्स की टेबल के अंदर, तो पोजीशनिंग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। तो अब देखिए मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि न्यूलैंड्स ने जो रूल दिया था उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी। देखिए सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कि उसका जो रूल था वो केवल इन एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था, केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पे क्रोमियम लेते हैं, सही, क्रोमियम को 8th एलिमेंट मानते हैं और इसका फर्स्ट एलिमेंट आप फाइंड आउट करते हो, तो इसकी प्रॉपर्टी इसके फर्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं कर रही थी। सही है? उन्होंने ये कहा था एवरी 8th एलिमेंट जो टेबल है उनकी उसमें हर 8वां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी जो होगी पहले एलिमेंट से मैच करेगी, वो केवल यहीं तक एप्लीकेबल था। वो कहाँ तक एप्लीकेबल था, सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम के बाद वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं था। अब देखिए दूसरा ड्रॉबैक उनका ये था, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि नए एलिमेंट्स भी जो हैं फ्यूचर में डिस्कवर होंगे। जब नए एलिमेंट्स फ्यूचर के अंदर डिस्कवर हुए तो उनको यहाँ पर प्लेस करने की जगह बिल्कुल भी नहीं थी, उनको यहाँ पर प्लेस करने की जगह बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये दूसरा कारण था जिससे कि उनके रूल को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए थर्ड जो रीज़न था वो ये था, देखिए कोबाल्ट और निकिल, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक ही प्लेस के अंदर दो एलिमेंट्स को, एक ही स्लॉट के अंदर दो एलिमेंट्स को उन्होंने प्लेस कर दिया। किस किस को, कोबाल्ट और निकिल को। और करा भी कहाँ, किस कॉलम में किया है, जिस कॉलम के अंदर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आते हैं। अब देखिए कोबाल्ट और निकिल जो होते हैं ये हैवी मेटल्स होते हैं, जबकि ये तीनों की तीनों क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनसे मैच होने का मतलब उठता ही नहीं है। तो ये भी रीज़न था कि उनके रूल को क्यों रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। अच्छा अब नेक्स्ट जो रीज़न था वो ये था, यहाँ पर देखिए आयरन यहाँ पर है और कोबाल्ट और निकिल यहाँ पर है, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती हैं। कोबाल्ट, निकिल और आयरन ये तीनों के तीनों जो होते हैं हैवी मेटल्स के अंदर आते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती हैं। मगर इन दोनों को, इन तीनों को एक दूसरे से कितना ज़्यादा दूर प्लेस किया गया है। क्लियर है? तो ये बच्चों कुछ कारण थे जिस कारण न्यूलैंड्स की जो टेबल थी का जो क्लासिफिकेशन था उसको भी लोगों ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर सबसे पहले आपको ईयर पढ़ना है, उसके बाद आप ये पढ़ेंगे कि इसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों बोलते हैं। तीसरा आपको ये पढ़ना है कि इसकी कौन कौन सी लिमिटेशन है जिसके कारण इसको बाद में जाकर रिजेक्ट कर दिया गया।
और फोर्थ आपको ये पढ़ना है, इसके अंदर डोबर्नियर ट्राइड आप क्या ढूंढ सकते हो? हाँ, डोबर्नियर ट्राइड ढूंढ सकते हैं। देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये डोबर्नियर ट्राइड का ही पार्ट थे। जो डोबर्नियर का पहला ट्राइड था वो इन 3 एलिमेंट से ही बना हुआ था। तो बच्चों ये आपको जो है दोनों क्लासिफिकेशन आज हमने कर लिए और इनके ड्रॉबैक और इनके रूल और किस ईयर में और कौन से साइंटिस्ट ने इसको दिया था, ये आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें से ज़्यादातर छोटा क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अब देखिए इसके बाद आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो थी वो इन दोनों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बेटर थी, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव थी। अच्छा, अब देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखिए, while working on the classification of elements, a Russian scientist Mendeleev found that when the elements are arranged in order of their increasing atomic masses, the elements with similar properties occur at a regular interval. Based on this observation, Mendeleev gave a periodic law in 1869. देखिए मेंडलीव ने ये देखा कि जब भी वो एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज करते हैं, क्लियर है, तो उन्होंने ये देखा कि आफ्टर फिक्स इंटरवल जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है पहले वाले एलिमेंट्स के मुकाबले। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। देखिए इसमें उन्होंने कहा था द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब आफ्टर सर्टेन इंटरवल जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं प्रीवियस एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। क्लियर है, मतलब एक साइकिल होती है, एक पीरियड होता है, उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही सेम प्रॉपर्टीज़ जो है एलिमेंट्स की स्टार्ट होना चालू हो जाती है। मेंडलीव्स periodic law means that if the elements are arranged in the order of their increasing atomic masses, then the properties of the elements are repeated after interval of periods. क्लियर है। अच्छा, अब देखिए जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी उस वक्त टोटल 63 एलिमेंट्स क्या थे, नोन थे। उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स थे, टोटल एलिमेंट्स कितने नोन थे बच्चों, 63 एलिमेंट्स जो थे टोटल नोन थे। उन्होंने क्या किया था, उन सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाया था, ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाया था। क्लियर है। देखिए मेंडलीव ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त नोन थे, उस वक्त कितने एलिमेंट्स नोन थे, टोटल 63 एलिमेंट्स नोन थे। आजकल कितने हैं, 115 के अराउंड एलिमेंट्स आजकल नोन है। अच्छा, उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनका उन्होंने क्या किया, ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाया। क्लियर है। उन्होंने क्या किया, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई और उनका जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है, वो उसने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए जिन जिन एलिमेंट्स का ऑक्साइड और हाइड्राइड का फार्मूला सेम था उसको उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप के अंदर प्लेस किया। उनको क्या किया, उसने एक ग्रुप के अंदर प्लेस किया। एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स ऊपर आएगा उसका एटॉमिक मास कम है, उसके नीचे जो एलिमेंट आएंगे उनके एटॉमिक मास क्या होंगे, प्रोग्रेसिवली क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। देखिए सबसे पहले उन्होंने किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया ये समझ लीजिए। उनके वक्त टोटल 63 एलिमेंट्स नोन थे। उन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन सब का ऑक्साइड और हाइड्राइड का फार्मूला बनाया। अब उन्होंने देखा किस किस का ऑक्साइड और हाइड्राइड का फार्मूला सेम आ रहा है, उनको उसने एक ग्रुप के अंदर रख दिया। अच्छा, ग्रुप में ऊपर कौन सा एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक मास कम होगा, और नीचे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनका एटॉमिक मास उससे ज़्यादा होता चला जाएगा। क्लियर है।
मान लीजिए आपको एक ग्रुप दे रखा है, इसका जो पहला एलिमेंट होगा इसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा, इससे ज़्यादा नीचे वाले का, सही है, इसका सबसे कम, उससे ज़्यादा इसका होगा, उससे ज़्यादा इसका होगा और उससे ज़्यादा इसका होगा। क्लियर है? इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, अपनी टेबल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या की थी, फॉर्म की थी। अच्छा, अब देखिए देयर वर 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें 7 तो पीरियड्स थे और 8 क्या थे, ग्रुप थे। क्लियर है? पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल रोज और ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम, सही। इन द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव, आउट ऑफ 8 ग्रुप द फर्स्ट 7 ग्रुप आर normal elements and 8th group is of transitional element. Noble gases were not known at that time. अब देखिए पहले 7 जो ग्रुप थे वो उनके नॉर्मल ग्रुप थे, 8वां ग्रुप जो था वो उनका क्या था, ट्रांजिशनल एलिमेंट का ग्रुप था। उस वक्त नोबेल गैसेस जो थी वो नोन नहीं थी, इसलिए उन्होंने नोबेल गैसेस के लिए कोई भी ग्रुप नहीं बनाया था। अच्छा, अब देखिए the elements in the each group of the periodic table are similar to one another in many property. एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, आपस में मैच कर रही थी। The similar properties of the elements are repeated periodically. अब देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी वो पीरियोडिकली क्या कर रही थी, रिपीट कर रही थी।